Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, history, and keep it continue. Today we discuss about the abolition of slavery. यानी जो दास प्रथा थे फ्रांस में उसका किस प्रकार से खात्मा होता है. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regimes was the abolition of slavery in the French colonies. यानी जो फ्रांस में जेकोबिन क्लब्स की स्थापना हुई, इन्हीं समाज सुधारकों के कारण फ्रांस में जो दास प्रथा थी उसका खात्मा किया गया. दी कोलोनाइज इन द कैरेबियन जो कंट्री हैं ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के मिड में आते हैं. एंड मार्टिनिक, गोडलेप एंड सेंट डोमिंगो वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटी. ये क्या थे? वस्तुओं के बहुत ही बड़े क्या थे? सप्लायर्स, पूर्तिकर्ता थे. मतलब वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे. सच एज टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी. और इनमें ये वस्तुएं इंक्लूड होती थी. बट द reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. लेकिन यूरोप के लोग क्या करते थे? अपने देश को यहाँ से निकलकर, मतलब यूरोप के जिस भी कंट्री में काम या लोगों के पास रोज़गार नहीं था तो वो दूर दराज के एरिया में जाते थे और जहाँ लेबर की कमी होती थी बागानों में काम करते थे. इट मीन्स इनकम सोर्स की उस टाइम भी कमी थी. सो दिस वॉज मेड बाय ए ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका. और इस प्रकार से तीन कंट्री, ठीक है, एक यूरोप में भी अलग अलग कंट्री होंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्री एंड नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका का है, ये तीन एक ट्रेंगल बनेगी तीनों की. और तीनों आपस में क्या करने लगे? दास व्यापार. दिस स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी. और जो ये दास व्यापार था 17वीं शताब्दी में शुरू होता है. फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्दे और नानते टू द अफ्रीकन कोस्ट. यानी फ्रांस के व्यापारी जब वो अपने सेल करते थे, समुद्री जहाज़ को लेकर जाते थे, ये यहाँ की क्या है? बोर्दे एंड नानते बंदरगाह है. यहाँ से अफ्रीका के लिए जो है सामान भेजा जाता था तो उसके साथ ही व्यापारियों को भी अगर लेकर जाने हैं तो ले जाए जाते थे और वहाँ से आते हैं तो वो लेकर आए जाते थे. वेर दे बोट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस. और जो व्यापार करता होते थे, मुखिया होते थे, जो व्यापारी थे यहाँ से लेके जाएंगे तो वहाँ के जो चिफ्टेन मुखिया होते थे, बागान मालिक होते थे, उनको इन लोगों को सौंप दिया जाता था. एंड ब्रांदे एंड सेकल्ड. और उनके हाथों में क्या होती थी? हथकड़ियाँ लगा दी जाती थी. दिस लीव वॉज पैक्ड टाइटली. और मतलब जो सिप होते थे उनमें इनको ठूसा जाता था. जैसे कि आप देखते हो छोटी गाड़ी होती है उसमें कई सारे पशुओं को एकदम ठूस लेते हैं. इन टू शिप समुद्री जहाज में. एंड द 3 month लॉन्ग वोगेज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन. और 3 महीने की लंबी अटलांटिक महासागर बीच में आता है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इधर से यूरोप से जाओगे तो ये अटलांटिक ओशन को आप क्रॉस करोगे तो लगभग 3 महीने उनको लगते थे इस समुद्री यात्रा में. और कैरेबियन द्वीप में उनको छोड़ दिया जाता था. देर दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स. बागान मालिकों को उनको बेच देते थे. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo. तो जो ये व्यापार मतलब दासी उनको मिलने लगे बागान मालिकों को, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि वो जो शुगर थी, कॉफ़ी थी, इंडिगो, इसके उत्पादन को बढ़ाने में सफल रहे. पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्दे एंड द नांतेस ऑन देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड. और इस प्रकार से जो दासों का व्यापार हुआ, इससे बोर्दे और नानती जो बंदरगाह थी वो काफ़ी आर्थिक रूप से समृद्ध हुई, यानी उनमें फ़ायदा हुआ. थ्रू आउट द 19th सेंचुरी देर वॉज लिटल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस.
18वीं शताब्दी में कुछ मात्रा में जो दास प्रथा थी इसका फ्रांस में इसकी आलोचना की जाने लगी। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रांस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनाइज। तो जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी उसने अपनी एक लंबी मीटिंग की, जिसमें लंबे डिस्कस वाद विवाद के बाद जो मानव का अधिकार है यानी हम सभी को कुछ राइट वहाँ पर दिए गए थे, तो उनके लिए फ्रांस में सभी लोगों को क्यों नहीं उनमें शामिल किया जाता। जो क्या थे, जो कुछ लोग क्या कर दिए जाते थे, दास के रूप में फ्रांस से बेच दिए जाते थे या फिर वहाँ पर भी आते थे। तो इसको मतलब रोकना चाहती थी फ्रांस गवर्नमेंट, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। इसके लिए उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हु इनकम्स डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। उनको डर था किसका, विपक्ष का और बिजनेसमैन का, कि कहीं वो इनके अगेंस्ट ना हो जाए, क्योंकि जो व्यापार है वो किस पे डिपेंड करता था, जो बिजनेसमैन है उनकी इनकम किस पे, जो दासियों का व्यापार होता था, दास और दासियों का, उस पर डिपेंड करती थी। It was finally the convention in which in 1794 legislated to free all slaves on France overseas possession। लेकिन कन्वेंशन ने लास्ट में 1794 में सभी जो व्यापारी थे उनको इससे मुक्ति के लिए नियम बनाए। However turned out to be short term measures 10 year later। ऐसा कब हुआ, 10 साल बाद नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी। फिर दोबारा से जो नेपोलियन है वो क्या बनते हैं, वहाँ के शासक, वो इसको दोबारा फिर लागू कर देते हैं। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू स्लेव अफ्रीकन नेग्रो इन द परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनाइज इन 1848। जो नेपोलियन शासक बनता है ये दोबारा से दास प्रथा को लागू कर देता है, और जो बागान मालिक थे वो मतलब उनके लिए कुछ क्या करते हैं, फ्रीडम दे देते हैं कि जो अफ्रीका में निग्रो जाति के लोगों को है ना काफ़ी हीन माना जाता है, कि उनके की जो आर्थिक स्थिति है वो किसी प्रकार से उनका हनन नहीं होना चाहिए। और दास प्रथा जो है फ्रांस में 1848 में पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है दी रिवोल्यूशंस एंड एवरीडे लाइफ, यानी क्रांति और प्रतिदिन की वहाँ की लाइफ। जैसे कि हमने फर्स्टली डिस्कस किया कि जो फ्रांस है वहाँ पर रिवोल्यूशन होती है कब, 1789 में, और वहाँ पर बहुत से चेंज आते हैं किसमें, मैन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन की लाइफ में। अब जब कहीं भी क्रांति होती है तो उसका इफेक्ट सभी के ऊपर दिखाई देता है। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ। और जो क्रांतिकारी थे सरकार ने उसके लिए क्या किए, नियम बनाए, दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी इन एवरीडे प्रैक्टिस। और इस प्रकार से जो स्वतंत्रता और समानता की बात की जाती है तो वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्होंने फॉलो की। वन इम्पोर्टेंट लॉज दैट केम इनटू एफर्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। एक मुख्य बात क्या थी कि 1789 में जब वो बास्तिल की जेल को जो तोड़ा जाता है तो जो सेंसरशिप है जिस पर पाबंदी लगी थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इन दी बास्तिल इन दी ओल्ड रेजिम, यानी जो वहाँ की पुरानी राजतंत्र व्यवस्था थी, ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटी बुक न्यूज़पेपर प्ले could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king। तो वहाँ पर जो पुस्तक हैं, न्यूज़पेपर हैं, इन पे बैन लगे हुए थे, तो उसको बहाल कर दिया गया और सभी राजा की परमिशन के बाद उनको पब्लिश किया जाने लगा। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, मानव के लिए क्या दिए गए, लोगों को कुछ अधिकार दिए गए, वहाँ के नागरिकों को, जिनकी घोषणा की गई। क्या क्या दिए गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट, यानी जो हम नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार जो कहते हैं, और बोलने की या कानून के सामने समानता, ये सारे अधिकार वहाँ पर दिए गए। नेपोलियन पेम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside। जो न्यूज़पेपर हैं और पेम्पलेट हैं, ठीक है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं, पुस्तकें हैं, तो आसपास के एरिया में ये काफ़ी मात्रा में, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध होने लगी।
दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट। फिर जब न्यूज़पेपर बुक्स पब्लिश होंगी तो आम जनता को क्या मिलेंगी रीडिंग के लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस आल्सो मीन्ट दी ओपोजिशन व्यू। इसमें क्या मतलब है कि जो स्वतंत्रता दी गई बोलने की, मीडिया को भी स्वतंत्रता दी गई, तो इसमें क्या कि जो विपक्ष होगा वो अपनी बात को रख सकता है। इज साइड शाउट टू कन्विंस द अदर्स इट पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। प्रिंट के माध्यम से वो अपनी बात को कहने लगे। दिस वॉज वन वे दैट they could grasp the identity with the ideas such as liberty, justice. The political philosopher wrote about the length in text, which only a handful educated people could read. लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर थे, बुक्स थे, प्रिंट हुए जिसमें लिबर्टी और जस्टिस की बात की गई, राजनीतिक दार्शनिकों ने जो अपनी पुस्तकें लिखी, लेकिन उनका फ़ायदा केवल किसको हुआ, कुछ लोगों को। किन लोगों को होगा, जो केवल एजुकेटेड होंगे वही इनको रीड कर पाएंगे। लेकिन जो रीड कर रहे हैं वो ऊँची आवाज़ में रीड करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट सेक्शन में रीड किया था। तो दूसरे जो अनपढ़ व्यक्ति हैं उनको सुनते थे और इस प्रकार से आइडियाज़ सभी के बीच में फैलने लगे। कंक्लूजन, जो 1804 का टाइम पीरियड है, तो नेपोलियन बोनापार्ट क्राउडेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस का ये शासक बन जाता है। ही सेट आउट टू conquer neighboring European countries, disposing dynasty and creating kingdoms where he placed a member of his family. इसने क्या किया कि फ्रांस का शासक बन जाता है और ये आसपास के देशों को भी जीतना चाहता था। और इसने जो वहाँ की परंपरागत वंशज से जो शासन व्यवस्था में बने रहते थे, जैसे कि लुई 16 बोर्बो राजवंश, तो उनको क्या किया, चेंज किया। और ही इसने किसको स्थान दिया, अपने ही फैमिली रिलेटिव के मेंबर्स को। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो नेपोलियन क्या चाहता था, अपने आप को यूरोप का आधुनिककर्ता कहलाना चाहता था, कि वो उसको आधुनिकीकरण करे, जो परंपराएं उनको ख़त्म करे। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी वेज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। निजी संपत्ति को सुरक्षित किया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ राइट एंड मेजर प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल व्यवस्था, दशमलव प्रणाली का परिचित करवाया, उसको लागू करवाया। इनिशियली मैनी कोड ऑफ नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर पीपल। और नेपोलियन क्या लेकर आया, आज़ादी के दरवाजे जो हैं लोगों के लिए खोले। But soon the Napoleon armies came to be viewed everywhere as an इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन जो नेपोलियन की सेनाएं थी वो क्या है, हमलेवर के रूप में हर जगह दिखाई देने लगी। इट मीन्स वो दूसरों को हराकर विनर होना चाहते थे। ही वॉज फाइनली डिफीटेड द वाटरलू इन 1815 में वो हार जाता है। वाटरलू एक जगह का नेम है यहाँ की लड़ाई में। मैनी ऑफ दिस मेजर्स दैट कैरीड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज अदर पार्ट ऑफ यूरोप। ये क्या करना चाहता था, यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी लिबर्टी, स्वतंत्रता और आधुनिकीकरण को फैलाना चाहता था। हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन आइडियाज लेफ्ट। जो नेपोलियन अपनी विचारधारा छोड़ के गया उसका इफेक्ट लोगों पर उसके बाद भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहा। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो नेपोलियन के क्या थे, लेजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के जो विचार थे नेपोलियन के, ये बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और फ्रांसीसी क्रांति के लिए क्या बनते थे, मुख्य कारक रहे थे। दिस सेपरेट फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। और बाद में ये केवल यूरोप में ही नहीं, यूरोप के अदर्स कंट्री में भी फैल जाते हैं। यहाँ तक कि हमने, इंडिया ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया तो हमने भी ये वर्ड वहीं से लिए हैं। वेयर फेडरल सिस्टम, यानी जो सामंती व्यवस्था थी फ्रांस में, वो क्या हो जाती है, एबोलिस्ट, ख़त्म कर दिया जाता है। कोलोनाइज्ड पीपल रिवॉक्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू द मोमेंट टू क्रिएट ए सोवरेन नेशन स्टेट। जो कोलोनाइज लोग थे, यानी जो औपनिवेशिक देशों के लोग थे, उन्होंने भी इन विचारों को अपनाया और उनके आंदोलन जो हैं वो फैले। भ्रातृत्व की भावना, राष्ट्र राज्य की, ये सारी इन्होंने फैलाई। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय
आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पोंडेंट टू आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। भारत के दो बड़े योद्धा जैसे कि टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय के बारे में हम सभी जानते हैं। तो इन्होंने भी फ्रांस की क्रांति से इन आइडिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाया। तो इस प्रकार से जो फ्रांस की क्रांति है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी रही थी चेंज लेकर आने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।